Today I am teaching you chapter number 12 in history. The name is India after independence. When India became independent in 1947, it faced a series of great challenges. जब इंडिया 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे. सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो रिफ्यूजीज़ आए थे पाकिस्तान से उनको रिहैबिटेट करना और उनके लिए जॉब्स देखनी. और दूसरा चैलेंज ये था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंडिया में ज्वाइन करने के लिए परसुएड करना. इंडियाज़ पॉपुलेशन इन 1947 वाज डिवाइडेड. जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो हाई कास्ट, लो कास्ट और रिलीजन के बेस पे डिवाइडेड थी. तो उनको एक साथ रहने के लिए कन्विंस करना ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था. If the division between different section of India were not healed, they could result in violent and costly conflict. अगर जो इनके बीच में डिफरेंसेस रिसॉल्व नहीं किया गया होता तो फिर इंडिया में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट. कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन बिटवीन 1946 एंड 1949. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेट सेवरल टाइम्स. तो 1946 और 49 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग कई बार हुई. तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और it came into effect on 26 January 1950. One feature of the constitution was its adoption of universal adult franchise. तो इसका फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का ये था कि इसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया. इसके अकॉर्डिंग एवरी सिटीजन अबव द एज ऑफ 21 हैड द राइट टू वोट. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. सेकंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट गारंटीज इक्वलिटी बिफोर द लॉ टू ऑल इट्स सिटीजन्स. दूसरा फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि ये सारे सिटीजन्स को इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, चाहे वो किसी रिलीजन को बिलोंग करे, चाहे वो किसी कास्ट को बिलोंग करे. थर्ड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट इट ऑफर स्पेशल प्रिविलेजेस टू द पुअरेस्ट एंड डिसएडवांटेज इंडियंस. थर्ड फीचर इस कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि ये जो बहुत गरीब लोग होते हैं, जो लो कास्ट लोग होते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता है. नाउ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन बैंड. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. डिबेट इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंसर्न द लैंग्वेज. जो दूसरी डिबेट थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वो लैंग्वेज के ऊपर थी. कई मेंबर्स ये का मानना था कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे तो उनकी जो लैंग्वेज है उसके बदले हिंदी यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे. लेकिन जो साउथ इंडिया के जो लीडर्स थे उनका ओपिनियन अलग था. उन्होंने धमकी दे दी कि अगर जो हम पे ये लैंग्वेज इम्पोज की गई तो हम इंडिया से अलग हो जाएंगे. सो कॉम्प्रोमाइज़ किया गया तो फिर हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिसाइड किया गया और जो इंग्लिश लैंग्वेज थी दैट वाज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट्स. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. इंडियंस कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल वाज प्लेड बाय अम्बेडकर. कई इंडियंस का रोल था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था वो था B.R. अम्बेडकर का. In 1950 द गवर्नमेंट सेट अप अ प्लानिंग कमीशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. तो 1950 में गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश किया ताकि इंडिया के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाए जा सकें. तो यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि जो इंडियन इकोनॉमी होगी वो मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, जिसमें दोनों प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का रोल होगा प्रोडक्शन बढ़ाने का और जॉब्स क्रिएट करने का. तो जो फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान था उसमें एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया. 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लान बनाया गया था, इसमें इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया गया. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. इंडिपेंडेंस देयर हैज़ बीन डेवलपमेंट इन डिफरेंट फील्ड्स. India is still united and it is still democratic. Achievements that we might just be proud of. इंडिया अभी भी यूनाइटेड है और अभी भी डेमोक्रेटिक है. उसके जो अचीवमेंट्स है उसे देखते हुए हमें उस पर प्राउड होना चाहिए. कई फॉरेन ऑब्जर्वर्स ने ये फील किया था कि इंडिया एक सिंगल नेशन नहीं रह जाएगा और इसके कई टुकड़े हो जाएंगे. कुछ ने कहा था कि ये मिलिट्री रूल के अंदर में आ जाएगा, लेकिन इंडिपेंडेंस से लेके अब तक बहुत कई जनरेशन हो चुके हैं, स्टेट इलेक्शन हो चुके. यहाँ पे फ्री प्रेस है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है. इसके अलावा यहाँ बहुत सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ पे यूनिटी बनी हुई है. ऑन द अदर हैंड डीप डिवीजन परसिस्ट. लेकिन दूसरी तरफ अभी भी डिफरेंसेस हैं. यहाँ पे जो लो कास्ट लोग हैं उनके साथ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है. जो डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं उनके बीच में अभी भी क्लैशेस होते हैं. तो जो रिच और पुअर है उनके बीच में बहुत बड़ा गल्फ है. जो रिच हैं वो बहुत रिच हैं, जो पुअर हैं वो बहुत ही गरीब हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज इक्वलिटी बिफोर द लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी की गारंटी देता है, लेकिन रियलिटी में
जो यहाँ पे इनक्वालिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। दिस इन द चैप्टर। थैंक